पीछे। मेडिवल इंडिया है। मेडिवल इंडिया जो है आज के समय में भी और ऐसे भी अंग्रेजों ने भी मेडिवल इंडिया से खेला है इतिहास में। आज भी जो लोग हैं इसी को टारगेट करके अपना रोटी कमा रहे हैं, राजनीति कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग एक अपने प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसमें प्रयास करेंगे जानने का फैक्चुअल मतलब इतिहास के प्रमाणों के आधार पर हम लोग विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हमारा एक प्रयास होता है कि हम न किसी के पक्ष में हो न विपक्ष में हो, लेकिन इतिहास को तथ्यों के आधार पर देखा जाए, शासक को शासक के रूप में देखा जाए, न कि उसके धर्म के आधार पर देखा जाए या उसके जाति के आधार पर देखा जाए। अगर कोई शासक गलत है तो गलत है वो, क्योंकि शासन करने की जिम्मेदारी अगर उसे मिली है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो प्रॉपर तरीके से करे। तो जो लोग भी ऐसे नहीं करते हैं, इतिहास उनका निर्णय करता है ना। वर्तमान में उनका आकलन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार होता है, उसमें बायसनेस होता है। या आप जिसके प्रति सॉफ्ट होते हैं आप उसको अच्छा बोलते हैं, जिसके प्रति आप निगेटिव है तो निगेटिव बोलेंगे। ये बट नेचुरल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना। उसके बियॉन्ड हम लोग सीधे आते हैं मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत का इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखना शुरू किया, जो प्रॉपर हम हिस्ट्री बोलते हैं। और हमारा भी इतिहास एंशिएंट का है, लेकिन उस विवाद में गए बिना कि हम लिखे कि वो लिखे कि क्या लिखे। लेकिन जो मॉडर्न टाइप से इतिहास है वो जेम्स मिल है ना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who wrote the history of India in a chronological order, history of British India, है ना। तो he divided history into 3 parts। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इतिहास को इस तरह से बांटा, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने कहा कि द एंशिएंट हिस्ट्री वाज रूल्ड बाय द हिंदूज। तो एंशिएंट हिस्ट्री को उन्होंने कहा हिंदू इंडिया, है ना। The period which was ruled by the Hindus, it is Hindu India. The period which was ruled by the Muslims, तो मुस्लिम इंडिया कहा गया, है ना। और उन्होंने कहा कि राइट नाउ वी आर द रूलर ऑफ इंडिया, तो ये हो गया ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो जो आज हम पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, उसको अंग्रेजों ने कहा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया। अब कितने चालाक कोई भी जो शासक वर्ग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने रूल को प्रोटेक्ट करना, इंड्योर करना और उसको प्रोलॉन्ग करना। अंग्रेज ये हिंदुए हैं, ये मुस्लिमें हैं और ये क्रिश्चियन है। अब देखिए ये जो डिवीजन है इट इज प्योरली ऑन द रिलीजियस बेसिस। यही अंग्रेज अपने देश का इतिहास है, यूरोप के हिस्टोरियन अपने देश के इतिहास धर्म के आधार पर नहीं बांटते, है ना। उनका मापदंड अपने लिए अलग था, यहाँ के लिए अलग था। उन्होंने चूंकि भारत में मुसलमानों को हराकर अपना शासन स्थापित किया, तो they were trying to enlist the sympathy of the Hindus initially. If they were debating Bengal, Awadh, Hyderabad, they all were Muslim rulers, except the Marathas and Punjab. Almost everybody was a Muslim ruler.
वो टीपू सुल्तान हो या जो हो, इन एंटायर कंट्री द मुस्लिम्स वेयर द रूलिंग एलिट. इफ द ब्रिटिश गॉट द पावर, except those areas, they got it from they snatched the power from the Muslims. Naturally, Muslims offended feel कर रहे थे और अंग्रेजों ने हिंदुओं से कहा कि आपका शासन का अंत किया मुसलमानों ने, हम उनका अंत कर दिए. तो हिंदुओं को लगा क्या ठीक है, जो हमको पीटा उसको आपने पीट दिया. नॉर्मल होता है ना गांव घर में कि अगर आप कमजोर हैं, कोई आपको उधर के मारा जम के और आप कुछ नहीं कर पाए, वो उधर गया, उसको उससे मजबूत आदमी पिट जाए तो आप ताली बजाएंगे कि हमको मारे तो पिटा ना. यहाँ पर वही अंग्रेजों ने गेम खेला. बाय दैट दे इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ द हिंदूज फॉर द फर्स्ट 100 years फ्रॉम 1757 बैटल ऑफ पलासी अप टू 1857 1857 की क्रांति तक. 1857 की क्रांति जो है उसमें भी मैक्सिमम मुसलमान ही लड़े हैं, ये फैक्ट है. और जो अवध का एरिया है, मैक्सिमम मुस्लिम्स वेर किल्ड, दे फॉट एंड दे वेर किल्ड. इसमें भी कोई दो राय नहीं है. हिंदू भी लड़े, सब जगह सब लोग लड़े हैं. बंगाल आर्मी मेनली कंप्राइज पीपल फ्रॉम यूपी, ब्राह्मण्स, राजपूत एंड मुस्लिम्स. बट ज़्यादातर जो लड़ाई है वो यूपी में भी, यूपी से लेकर दिल्ली तक, तो एवरीवेयर द मुस्लिम्स रेसिस्टेड. तो अंग्रेजों ने पहले 100 साल इसी गेम को खेला और उन लोगों ने हिंदू का सपोर्ट लिया और मुसलमाने के अगेंस्ट रहे. क्योंकि स्वाभाविक है कि जिससे सत्ता छीनिएगा वो ऑफेंडेड फील करेगा, तो हमको तो दूसरे का ही पक्ष लेना पड़ेगा ना. राजनीति में भी यही लोग होते हैं जो किसी दूसरे, कोई जाति है किसी का सपोर्टर है, तो हम अगले जाति को खोजेंगे कि हाँ उसका विरोधी कौन है, उसको अपने पक्ष में लाएंगे. ये गेम भारत के पॉलिटिशियंस ने भी अंग्रेजों से सीखा. यही अंग्रेज बुद्धि कहलाता है. वो मैकियावेलियन बुद्धि कहिए या चाणक्य बुद्धि कहिए. तो इस तरह से उन लोगों ने भारत के लोगों को धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन करके पूरी तरह से कन्विंस कर दिया. गलत चीजें भी किस तरह से लोगों को कन्विंस करती हैं उसका उदाहरण ये है, क्योंकि आज भी आम आदमी से जब पूछेंगे आप तो कहेगा कि हाँ हिंदू ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश हिंदी है ना. इवन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के किताबों में भी जो सिलेबस है उसमें सिलेबस का भी निर्धारण इसी तरह से है ना. 1206 से मध्यकाल वो लोग शुरू करते हैं और उससे पहले का पीरियड प्राचीन काल में ही जोड़ देते हैं. इसका एक और रेमिफिकेशन था. अंग्रेजों ने दे ट्राइड टू प्रूव कि इंडिया हैज बीन ऑलवेज रूल्ड बाय फॉरेनर्स. भारत पर हमेशा विदेशियों ने शासन किया. उन्होंने कहा कि हिंदू इंडिया के रूलर कौन थे? आर्य. आर्य कहां से आए? विदेश से आए. ये मुस्लिम्स विदेशी है, अंग्रेज विदेशी है. ये सभी के सभी विदेशी है. तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को समझाया कि देयर इज नथिंग ओरिजिनलिटी इन इंडिया. इंडिया हैज ऑलवेज बीन रूल्ड बाय द फॉरेनर्स. तो अगर कोई दूसरा दूध थप्पड़ मारा, पहला मारा, दूसरा मारा, अगर हम भी दूध थप्पड़ मार लिए तो कौन जी एवर हैव एक्सपेक्टेड ऑफ दीज थिंग्स. शांत रहिए. नथिंग न्यू इज हैपनिंग इन इंडिया. द ब्रिटिशर्स आर नॉट द फर्स्ट फॉरेनर इन इंडिया. द आर्यंस वे आर द फॉरेनर्स, द मुस्लिम्स वे आर द फॉरेनर्स, देन वी आर द फॉरेनर्स. इट इज नथिंग अननेचुरल फॉर इंडियन हिस्ट्री. भारत का जो लोग बड़ा बढ़िया बात बोल रहे हैं भाई, आप सही बोले, आप एकदम सही उच्चारण, सही बात. ठीक है, आप रूल कीजिए, एकदम जम के रूल कीजिए. और अंग्रेजों ने निष्कंटक 100 साल रूल किया. 1857 की क्रांति को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम कहते जरूर है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अराउजिंग द नेशनल मेंटेलिटी अमंग आवर इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, बट इट इज नॉट लाइक दैट. हालांकि बहुत सारे लोग इस पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट. तो हम लोग यहाँ डिवीजन पे हैं.
तो अंग्रेजों ने ऐसा किया और भारत के लोगों को कन्विंस किया दो रास्तों पर कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ऑल आर फॉरेनर्स, इंडिया इज हैबिचुएटेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द फॉरेनर्स। और लोगों को यही जन्म भुट्टी पूरे ब्रिटिश पीरियड में लोग पिलाते रहे और भारत के लोग यह मानते रहे और लोगों को लगा कि मुसलमानों से बचाने के लिए अंग्रेज भारत आए हैं और ये हम लोगों को फिर जो जन्नत का रास्ता ही दिखाएंगे। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हम अपना जैसा बना देंगे। उस समय का पढ़ा लिखा भारतीय भी, दूसरे को छोड़ दीजिए, दादा भाई नौरोजी ने टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th century ही वाज सेइंग कि ब्रिटिश रूल इज बून फॉर इंडियंस। जब वैसा आदमी कह सकता है कि अंग्रेजों का शासन भारत के लिए वरदान है, उतने पढ़े लिखे आदमी, तो और इंडियंस की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये डिवीजन था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेंड बना है, अंग्रेजों ने लिखा, फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए और आज़ादी के बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का डोमिनेंस हुआ। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस विभाजन को रिजेक्ट किया कि नोवेयर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयरफॉर इंडियन हिस्ट्री आल्सो कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जो सब जगह रीति रिवाज है वो सब जगह है। तो उन लोगों ने यही किया कि भाई भारत का इतिहास साफ, इस तरह से भारत के इतिहास के साथ गंदगी भरा रोल न प्ले कीजिए। और तब फिर हमारा इतिहास डिवीजन हुआ एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें कहा जाता है कि जो इतिहास का विभाजन है वह क्यों एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में। तो पहले हुआ कि हाँ, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 750 AD we study about ancient history, है ना। from 750 AD to 70s 50s medieval history और 1750s से हम लोग अब 1964 तक अप टू द नेहरू एरा हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया जो है, क्या ये जो विभाजन है क्यों, व्हाई दिस डिवीजन इज देयर, है ना। व्हाई एंशिएंट इज एंशिएंट, मेडिवल इज मेडिवल। आप हम क्यों नहीं पूरे इतिहास से उगाते हैं। इतिहास पढ़िए, क्या जरूरत है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न करने का। इतिहास पढ़िए, दैट शुड बी ब्रॉट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नो नीड टू डिवाइड कि हाँ एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न। बट देन सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। कहा कि नहीं भाई, सिस्टम चेंज इन द सिस्टम चेंजेज हिस्ट्री, है ना। क्योंकि हर जमाने में लोग एक ही तरह के नहीं रहे, समय परिवर्तनशील होता है और संस्थागत, व्यवस्थागत सब चेंज होता है टाइम से। चेंज का मूल कारण होता है चेंज इन इकोनॉमी, मोड ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो बदलाव होता है वो इतिहास को बदलता है और अर्थव्यवस्था ही बेस स्ट्रक्चर है। मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन और सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आर सुपर स्ट्रक्चर। व्हेन द इकोनॉमी विल चेंज, रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम विल चेंज। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो भगवान एक छोटे से मिट्टी के घर में रहेंगे, मिट्टी के देवता रहेंगे। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो संगमरमर से लेके सोने चांदी के देवता हो, बड़े बड़े मंदिर हो जाएंगे, है ना। सोसाइटी भी उसी तरह की हो जाएगी जैसे आज है। आज हवाई जहाज पर घूमते हैं, रेल पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री 1000 करोड़ के हवाई जहाज पर उड़ते हैं। लेकिन अकबर अगर राजा था
So he was not flying on aeroplane. He was also moving on the horses, elephants, palki, and even on foot. उतना बड़ा राजा अशोक कैसे चलता था? He was also riding on the horses or elephants. उस समय तो 5,000 करोड़ का या 1,000 करोड़ का हवाई जहाज नहीं था. And Mauryans created the largest ever empire in Indian history. तो समय बदलता. आज एरोप्लेन है तो एरोप्लेन पर चलेंगे. तो ये बदलाव कैसे होता है? वही कहा गया कि इकोनॉमी में जब चेंज होता है वह अन्य परिवर्तनों को कैटलिस्ट का काम करता है, अन्य परिवर्तनों के लिए. तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोन एज, और मौर्यन पीरियड एंशिएंट का क्लाइमेक्स है ना. In the Mauryan period, we are on the climax of the ancient period. तो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, निरंकुश राजतंत्र है ना, जहां अशोक एक प्रतिवेदक से भी मिल रहा है, मैसेंजर से भी मिल रहा है. एंड ही इज कीपिंग एन आई ऑन ईच एंड एवरी ऑफिशियल इवेंट टू द ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, व्हेन ही इज सेंडिंग मैसेंजर अप टू द विलेजेस. तो केंद्र से गांव तक. तो वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मौर्य ने बनाया. हालांकि मेंस में फिर आता है देयर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो, बट पूरे भारत के इतिहास का सबसे केंद्रीकृत राजतंत्र अगर कैटेगराइज करेंगे इट वाज द मौर्यंस. देन यू हैव डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, सुंग पीरियड ऑनवर्ड्स, गुप्ता पीरियड. गुप्त राजाओं को कहा जाता है बड़ा, लेकिन दे नेवर रूल्ड ओवर इंडिया डायरेक्टली. तो वहां इनडायरेक्ट शासन का समय आता है क्योंकि यू वेयर इनटू फ्यूडल इकोनॉमी. अब जो मेडिवल पीरियड है उसको बेसिकली कहा जाता है पीरियड ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी. सामंतवादी अर्थव्यवस्था का जो सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद जमीन पर आधारित व्यवस्था है, लैंड बेस्ड इकोनॉमी है ना. सामंतवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जब मनुष्य की समस्त गतिविधियां, वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी जमीन के इर्द गिर्द घूम जाती है. और जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जमीन हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द फ्यूडल इकोनॉमी. अब जमीन पर जब हम रुकेंगे इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है. जमीन में हम जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा है. तो जमीन मूवमेंट को रोक देता है ना. आप केंद्र की तरफ, जमीन की तरफ घूमते हैं है ना. तो इसीलिए इस पीरियड में कहा गया कि लोगों का मूवमेंट लगभग बंद हो जाता था, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं. आप अर्थव्यवस्था में लाइवलीहुड की तलाश में ना एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और यहां आपके जीवन का आधार ही जमीन है. इसीलिए कहा जाता था 5 गांव पर बोली और 5 गांव पर पानी बदल जाता था, बिकॉज मूवमेंट वॉज ऑलमोस्ट नो. इवन कितने आदमी पैदा लेके गांव में मर जाते थे, गांव से भी बाहर नहीं जाते थे, कहते गांव का सीमान लांघ गया, केवल ब्याह किए तब गए और मर गए तो उनको लेके गया. अब मर जाते थे अधिकांश लोग मरघटिया गांव में रहता था है ना. तो ब्याह के अलावे बहुत सारे आदमी कभी गांव के बाहर जाते ही नहीं थे. इसीलिए, और यह विश्व इंटरनेशनल फिनोमेना, जब यूरोपियंस भारत के या एशिया में आना बंद कर दिए, मोर देन 500 ईयर्स तब ना ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुआ. वास्को डी गामा, कोलंबस, कोई पॉकेट में रखा हुआ सामान खो गया था, उसको नहीं चला था खोजने. दे वर ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश द रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया. तो लंबे समय तक अगर आप नहीं रहेंगे तो अपने घर का रास्ता भूल जाता है आदमी जनरेशन के बाद. तो 700-800 साल यूरोपियंस इधर आना भूल गए, नहीं आए. ऑफ कोर्स द राइज ऑफ इस्लाम वाज आल्सो रीजन फॉर देम टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एशिया.
but they did not come. Then there was the need of geographical discovery. तो भौगोलिक खोज इतिहास का वो हिस्सा है जब दोबारा वर्ल्ड अपने आप को चलता है, शुरुआत करता है। तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, तो भौगोलिक खोज ग्लोबलाइजेशन का पहला स्टेप, ठीक है ना। तो मिडिवल पीरियड जमीन पर आधारित व्यवस्था। अब अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया, वह कोई गोवा घूमने या केरल घूमने नहीं आया। ही वॉज ट्राइंग टू सर्च, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड। वह व्यापार की संभावनाओं को तलाश करने चला। जब राजा ने उसको फाइनेंस किया तो कह के चला था कि जितना पैसा दीजिएगा उससे बहुत ज्यादा पैसा ला के देंगे, है ना। कई बार कोलंबस जैसा आदमी जेल में रहा, गया कभी नहीं मिला तो राजा बोले कि झूठ बोल रहे, तो बहुत बड़ी बदमाश है, जेल में डाल दिया। बहुत सारे लोग ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में मारे गए। मैगलन फिलीपींस में गया तो ये उतरा जब, तो वहां के लोगों ने पूछा इसको, तो इसकी भाषा वो नहीं समझे, उसकी भाषा ये नहीं समझ। लोग बोला कि कैसे गोवा अंडमान निकोबार में हाल फिलहाल में एक आदमी मारा गया विदेशी, है ना, प्रोहिबिटेड एरिया में रात में चल गया, जरा देखते हैं क्या है। तो उनको लगा कि उन पर खतरा है, आप ही को मार देंगे। तो मैगलन वाज किल्ड इन फिलीपींस, उतना बड़ा नेविगेटर। अब देखिए, जमीन रोकता है और व्यापार खोलता है। जमीन पर जितना मेहनत कीजिएगा फायदा है, व्यापार में जितना घूमिएगा फायदा है। तो आज तो फ्यूडल इकोनॉमी से सीधे उल्टा है ट्रेड। तो मॉडर्न इंडिया जो है वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है ना। व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था जब शुरू हुआ तो इट वाज मॉडर्न इंडिया, है ना। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम, ऑटोक्रेटिक रूल, मोनार्कियल सिस्टम। मेडिवल पीरियड फ्यूडल इकोनॉमी, मॉडर्न पीरियड ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। तो आज अमूमन यही माना जाता है, ये ज्यादा लॉजिकल डिवीजन है, और लोग और भी डिवीजन करते हैं, लेकिन अभी तक मान्यता प्राप्त यही डिवीजन है। तो आप इंटरव्यू में कहीं भी इस डिवीजन को बता सकते हैं, अगर इतना याद रहे, इतना याद रखिएगा आप लोग। अब जो है हम लोग मिडिवल लिख लिए नहीं, एक बार ये देख। मिडिवल इंडिया में अब हम लोग आते हैं, तो आप अभी हम लोग इतना ही समझे कि मिडिवल इंडिया का मतलब मुस्लिम इंडिया नहीं है ना। मिडिवल इंडिया का सीधा मतलब है फ्यूडल इंडिया। फ्यूडलिज्म यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। भारत में आर एस शर्मा ने, राम शरण शर्मा हम लोग के बिहार के ही थे, इसी बोरिंग रोड में रहते थे, आनंदपुरी मोहल्ले में, पंचमुखी मंदिर के पास। तो he is ranked among the one of the greatest historian of India. He has written more than 50 books. Internationally acclaimed आदमी थे। तो उन्होंने किताब लिखा भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म, एंड ही हैज ट्राइड टू प्रूव। पहले के लोग कहते थे कि भारत में, मतलब यूरोप में ही सामंतवाद की बात होती थी, भारत में सामंतवाद की बात नहीं होती थी। तो उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ग्रांट, है ना, भूमि अनुदान, अभिलेखों के आधार पर, है ना। He has studied so many land grants inscriptions. तो लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस आर इनवेरिएबली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस।
ताम्रपत्र अभिलेख है ना। तो जिस तरह से हम अभी बताए कि हम लोग के समय आपका सैलरी है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, ये आप काम करते हैं, इन रिटर्न ऑफ योर सर्विसेज यू आर गेटिंग कैश सैलरी। उस जमाने में आप जो भी सेवा करेंगे उसके बदले आपको भूमि अनुदान मिलेगा। तो नौकरी करने वाले को भी भूमि अनुदान मिलेगा, मजदूरी करने वाले को भी 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन मिलेगा, और अनाज मिलेगा, नगद नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग के जीवन तक भी अनाज मिल रहा था, मंदिरों को भी नगद नहीं मिलके भूमि अनुदान मिला करता था। इसलिए आज भी बहुत सारे मंदिर के पास बहुत सारा भूमि है। बिहार में भी मगध विश्वविद्यालय गया मैट के उनके भूमि में बना हुआ है। उस इलाके में कोई जमीन नहीं दे रहा था, बोले जितना जमीन लेना है ले लो। तो उन लोगों के पास, मंदिरों के पास जमीन कहां से आया कि जब किसी के पास नगद देने के लिए नहीं रहा, उन्होंने कहा जो 5 बीघा ले लो, जो 4 बीघा ले लो। और इवन द ऑफिशियल्स वेयर गेटिंग लैंड ग्रांट। जो अभी हमने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी गतिविधियों का केंद्र जमीन है, और उस समय बड़ा राजा वो है जो सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया, है ना। तो योर रैंक वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यू आर रूलिंग ओवर। तो ये भूमि अनुदान ही उनका सब कुछ बना। तो भारत में राजपूतों को टिपिकल सामंत कहा गया है ना, क्योंकि जो पीरियड है 750 से 1200, इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जिन लोगों ने रूल किया वो इनवेरिएबली अपने आप को राजपूत कर रहे थे, है ना। फिर यहां पर विवाद जरूर होता है कि ये क्षत्रिय नहीं कर रहे थे, they were calling themselves राजपूत। इसलिए एक नया विवाद हुआ है कि राजपूत कौन थे, were they क्षत्रियस या समथिंग एल्स, है ना। तो बहुत सारा सिद्धांत उस पर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए जिस तरह से अंग्रेजों ने कहा कि मुस्लिम इंडिया, उसी तरह से बहुत सारे इतिहासकार 750 से 1200 के पीरियड को राजपूत इंडिया कहा करते थे, है ना। क्योंकि यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार, पार्ट्स ऑफ बिहार, ऑल द रूलिंग डायनेस्टीज वर कॉलिंग देमसेल्व्स राजपूत। तो ये राजपूत पीरियड कहलाने लगा। लेकिन फिर यहां भी वही सिद्धांत लागू हुआ कि आप जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो राजपूत आर नॉट इन ऑल ओवर इंडिया, दे आर नॉट इन साउथ इंडिया। तो जब भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमको भारत की बात करनी होगी, न कि किसी क्षेत्र विशेष की। तो जिस तरह से हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो हम राजपूत भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेडिवल इंडिया 3 भाग में बढ़ता है। 3 भाग में जो पहला भाग है वो 750 से 1200 है, और इसे बोलते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, है ना। ये है प्रारंभिक मध्यकाल, अर्ली मेडिवल इंडिया, है ना। तो यहां भी जो राजपूत पीरियड नाम हटा और इट वाज नोन एज प्रारंभिक अर्ली मेडिवल पीरियड। 750 से 1200, 1200 से 1526 ये कहलाया सल्तनत काल, है ना। 1200 से 1526 कहलाया सल्तनत काल, क्योंकि इस पीरियड में जिन शासकों ने शासन किया उन्हें इनवेरिएबली सुल्तान कहा गया, है ना। सुल्तान थे इसलिए पीरियड कहलाया सल्तनत काल। क्यों सुल्तान थे फिर हम बाद में बताएंगे। देयर वर रीजंस व्हाई दे वर कॉल्ड सुल्तान। 1526 से 1707
ग्रेट मुगल्स हैं। अब कोई कह सकता है इनको ग्रेट क्यों कर रहे हैं? भाई इतिहास में लिखा है इसलिए हम कर रहे है ना। 1526 हैं 1526 जाओ अंडू हैं अंडू सर, किधर है? राइट ग्रिड के बाजू में, ग्रिड के बाजू में आपके राइट हैंड सर, राइट हैंड इसके और फार राइट अंडू। इरेज 1526 से 1700 ग्रेट मुगल्स हैं। औरंगजेब 1707 में मरा। यहाँ से 1803 तक किसी तरह जीवन चलाए इन लोगों ने। 1803 के बाद जो मुगल बादशाह हैं अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और 1857 में चला गया रंगून, है ना, वहां से किया टेलीफोन, है ना। तो ये मुगल पीरियड कहलाता है। मुगल बादशाह कहलाता, मुगल सुल्तान नहीं कहलाता, मुगल को बादशाह कहा गया, है ना। वो लोग सुल्तान हैं, मुगल बादशाह हैं। मुगलों ने कहा कि दुनिया में हम और ऊपर अल्लाह, बीच में कोई नहीं। दे डिफाइड द ऑथोरिटी ऑफ द खलीफा, है ना। उसे कहा कोई नहीं, हम पृथ्वी पर तो हम हैं, मुझसे बड़ा कौन है ना। तो दे वर कॉल्ड बादशाह, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड जो है 3 भाग में बढ़ता है, 1, 2 और ये 3। प्रारंभिक अर्ली मेडिवल पीरियड, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड, है ना। तो इसको मेडिवल पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावे वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द रीजनल स्टेट्स। सल्तनत पीरियड, जैसे यहाँ पर कई राजपूत राजवंशों को पढ़ा जाता है। गजनी, गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, 3 आक्रमण इसी पीरियड में है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहला, महमूद गजनवी दूसरा, मोहम्मद गोरी तीसरा। और मोहम्मद गोरी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो उसको उधर पढ़ना है, राजपूत स्टेट्स पढ़ना है। फिर सल्तनत काल में मूलतः विजयनगर और बहमनी ये सबसे बड़े राज्य हैं, रीजनल स्टेट है। उसके अलावा जौनपुर भी है, बंगाल भी है। राइट में सर अंडू, है ना। तो सल्तनत पीरियड में थोड़ा बहुत जौनपुर भी पढ़ना है, बंगाल भी, गुजरात भी हल्का है। मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा रीजनल स्टेट्स नहीं है, क्योंकि मुगलों ने जो भी बहमनी राज्य के बचा खुचा था सबको क्लीन स्वीप मार दिया। तो रीजनल स्टेट्स फिर भी हल्का फुल्का है। और मुगलों के ज़माने में राजपूत महाराणा प्रताप थोड़ा एक आदमी रहेंगे जिसके बारे में इतिहास में लोग बहुत तहलका मचाते रहते हैं। तो वो है ना। हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? तो इस्लाम के बारे में, है ना। थोड़ा सा आप जिसके बारे में इतना वाद विवाद है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो हर आदमी को बहुत कुछ कहने से पहले जानने के बाद अगर आप कुछ बोलते हैं तो ठीक रहता है। विदाउट नॉलेज बोलना भी खतरनाक होता है ना। तो व्हाट इस्लाम स्टैंड्स फॉर, तो पहला इस्लाम का जो परिभाषा है उसको जान के हम लोग पहले इनके संस्थापक की तरफ चलेंगे। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड, अल्लाह, अल्लाह के प्रति समर्पण। कितने मुसलमान भी इस बात को नहीं जानते हैं? 90%, है ना। अल्लाह के प्रति
प्रति समर्पण। द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज सबमिशन और रेजिग्नेशन टू अल्लाह और गॉड। ठीक है ना। कुरान कहता है कि इट इज द ओनली ट्रू रिलीजन, है ना, परफेक्टेड फॉर दोज whom अल्लाह इंटेंड्स टू गाइड। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह अपने निर्देशन करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। यानी कि विल बी प्रिविलेज टू बी अ मुस्लिम। इट इज प्रिविलेज टू बी अ मुस्लिम। वो लोग भी कहते हैं कि कुरान इज रिवेल्ड नॉट क्रिएटेड। अल्लाह ने जिन बातों को मोहम्मद साहब को दिया, मोहम्मद साहब उसके माध्यम बने, ये अल्लाह की बातें हैं, ये ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है। और इसीलिए और वो कहता है कि कुरान और इस्लाम नीड्स फॉर इट रिक्वायर्स एवरी मुस्लिम टू बिलीव इन गॉड, अल्लाह, हिज एंजल्स, उनके देवदूत, हिज बुक्स, उसकी किताबें, हिज मैसेंजर, उसके संदेश वाहक, सबों में आपको अनफ्लुएंस्ड फेथ होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि एडम को भी वो मानते हैं। एडम को आदम कहा जाता है, अल्लाह मतलब इसमें आदम और हवा, एडम एंड ईव को कहते हैं कि फ्रॉम देयर द ट्रेडिशन ऑफ द मैसेंजर्स आर देयर, बट इन बिटवीन द होल belief system, the scriptures were corrupted, and as Quran is the latest one, कुरान सबसे नया है, it is original, है ना। तो डिवाइन रिवलेशन के क्रम में it is original, latest, therefore it is free from corrupted ideas, therefore it should be accepted by everyone। तो कहते हैं कि जो अवतार हुए हैं उस अवतार के क्रम में मोहम्मद साहब अंतिम हैं, सबसे नए हैं, इसलिए उनकी कही गई बातों में ज़्यादा सत्यता है। और लोग जो सदियों से बोले उस बीच में उसमें बहुत सारे इधर उधर की बातें मिल गई, तो दे आर नॉट सो प्योर। तो फिर अभी इसको यहाँ रोकते हैं, फिर हम लोग आते हैं मोहम्मद साहब को और इस्लाम का या अल्लाह का मैसेंजर कहा गया। अब उनका जन्म 570 हबीब निजामी लिखते हैं, जनरली 577 कहा जाता है, मक्का में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन मक्का इन 577 इन द मोस्ट ऑफ द बुक्स। कहा जाता है कि इनके पैदा लेने के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके चाचा थे अबू तालिब, अबू तालिब, ये लोग कुरैश कबीले के लोग थे, है ना। जैसे हम लोग में जाते हैं, लोग कबीला था, कुरैश कबीला के लोग थे। चाचा अबू तालिब ने इनको पाला पोसा। इनकी माँ आमीना, इनकी माँ का नाम था आमीना। जब ये 6 वर्ष के थे तो इनकी माँ का भी देहांत हो गया, है ना। When he was at the age of 6 years, his mother also died। स्वाभाविक है कि चाचा ने इनको पाला पोसा। फिर इन्होंने खादीजा नामक एक महिला के यहाँ नौकरी किया। There was a difference of age, but later on he married her। उन्हीं से इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद हीरा पर्वत पर, हीरा पर्वत पर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। सभी लोगों के बारे में, जितने भी महान लोग हैं उनके बारे में ही कहा जाता है। हीरा पर्वत पर ध्यान लगाना शुरू किया। फिर कहा था खुदा के दूत जिब्राइल भी आए, सत्य के संदेश लाए। एट द एज ऑफ 40 और प्रोबेबली इन 611
611 में एट द एज ऑफ 40 कहा जाता है कि इनको ईश्वर का सत्य का ज्ञान हुआ। जैसे हम लोग भगवान बुद्ध को कहते हैं कि इनलाइटमेंट हो, महावीर को भी कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन द सेम ट्रेडिशन इट इज सेड कि इन्हें भी वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो अल्लाह ने इन्हें संदेश दिया तो मक्का में उन्होंने पहले गुपचुप इसका प्रचार करना प्रयास किया। देन ही गॉट द मैसेज कि ओपनली प्रचार करो, खुलेआम प्रचार करें। तो जिन विचारधारा का वो प्रचार कर रहे थे, मक्का में लोग दूसरी विचारधाराओं को मान रहे थे, है ना। इनका विरोध हुआ तो ही शिफ्टेड टू मदीना। तो मक्का से चले गए मदीना। इस घटना को इस्लाम में कहा जाता है हिजरत, है ना। हिजरत कहा जाता है। हिजरत का गांधी के सत्याग्रह में भी हिजरत सत्याग्रह का एक तरीका है। जब आप अन्याय करने वाले को बदल न सके, एंड इट लुक्स टोटली इम्पॉसिबल टू चेंज हिम, लीव द प्लेस, वह जगह ही छोड़ दे चाहे। इसी क्रम में हिजरी संवत चलता है। इसी घटना को याद करके इस्लाम में हिजरी संवत है। तो व्हेन मोहम्मद साहब मूव्ड मदीना फ्रॉम मक्का, दिस इवेंट इज कॉल्ड हिजरत। जैसे भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट गोइंग कहा जाता है। तो ही मूव टू मदीना। मदीना कॉस्मोपॉलिटन नेचर का शहर था, मिली जुली संस्कृति का जगह था। फिर वहाँ पर गए, लेटर ऑन ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन मदीना, और इनकी जस्टिस देने के तौर तरीके से वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। ऑल फॉलोड मोहम्मद साहब। उनकी विचारधारा काफ़ी मजबूत हुई और वहाँ वो बहुत पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए। देन अगेन हिम केम टू मक्का, और मक्का पर बदर वगैरह का युद्ध हुआ। उसके बाद मक्का पर इन्होंने पुनः कब्जा किया। तो दिस इज ऑल द इनिशियल थिंग्स। अब डिटेल में नहीं, तो मक्का भी हुआ, मदीना भी हुआ, है ना। तो दो जगह हुआ। देन बट हिज लाइफ वॉज वेरी सिंपल। उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। दरवाजे पर अगर पर्दा लगा है तो आपको समझना है कि ही इज रेस्टिंग, है ना। और जनरली वो जो कुछ भी मिलता था लोगों में बांट देते थे। या संसार में कोई भी आदमी अगर बहुत पॉपुलर हुआ है, देयर आर रीजंस, है ना, बेवजह कोई पॉपुलर नहीं हो जाता है। आपका हमारा उनका किसी से बात मिले न मिले, लेकिन संसार में कोई भी महान होता है तो देयर आर रीजंस फॉर हिम बीइंग अ ग्रेट पर्सन, पॉपुलर पर्सन। तो ये बेसिक बातें हैं। मोहम्मद साहब, इस्लाम में 3 किताबें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कुरान है, हदीस है और सुन्नत है ना। ये 3 किताबें जनरली इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी के आधार पर द होल इस्लाम इज इंटरप्रेटेड, एंड वट एवर इंस्पिरेशन दे हैव टू गेट, दे गेट फ्रॉम हियर। तो सुन्नत जो है मोहम्मद साहब का जीवन है, ऑलमोस्ट बायोग्राफी है। हदीस प्रीचिंग्स या सर्वंस ऑफ मोहम्मद साहब है। तो इस्लाम में प्राय जो चीज़ भी इंटरप्रिटेशन होता है इट इज बेस्ड फ्रॉम कुरान, नहीं तो फिर हदीस, नहीं तो फिर सुन्नत। मोहम्मद साहब डिड नॉट हैड द एनफ टाइम टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। 632 में इनकी मृत्यु हो गई। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, है ना। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और फिर आते हैं इस्लाम की तरफ, है ना। तो व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम में बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। किसी भी रिलीजन में कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली आता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ओनली अल्लाह इज टू बी वर्शिप्ड, केवल अल्लाह की पूजा होती है। एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर की पूजा है। फॉर ही इज द क्रिएटर एंड लॉर्ड ऑफ जजमेंट, वह संसार के निर्माता है, अंतिम न्याय करता है। विथ अनलिमिटेड सोवरेनिटी, असीमित रुबाइयों के साथ, ओवर हिज क्रिएशन, जिसका उन्होंने निर्माण किया। जैसे सभी धर्मों के ईश्वर ने, भगवान ने सबको बनाया है, सबका निर्णय भाग्य वही लिखते हैं, करते हैं। हिज क्रिएशन, बिलीफ इन हिज ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंस एंड बेनिवोलेंस, आप उनके सर्वव्यापकता, मतलब हर जगह वो है, उनकी उदारता में आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। इन इट्स टर्न डिमांड्स दैट मुस्लिम ट्रीट, देखिए जो जनरल बिलीफ है उसके अगेंस्ट देखिए क्या है। ईश्वर की इच्छा है, अल्लाह की इच्छा है कि मुस्लिम ट्रीट ऑल गॉड्स क्रिएचर विथ काइंडनेस, फॉर ही हु लव्स गॉड्स क्रिएचर्स बेस्ट इज बेस्ट बिलवेड ऑफ हिम। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को यानी प्रत्येक मुसलमान अल्लाह के बंदों से प्रेम करे। जो अल्लाह के बंदों से प्रेम करते हैं, अल्लाह उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अल्लाह के सबसे ज्यादा प्यारे हैं। और हिंसा कहां से आया वही लोग जाने। तो वननेस ऑफ गॉड, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। एक ईश्वरवाद उनका एक मूल सिद्धांत है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है ना। इस्लाम में 5 सिद्धांत मूल है। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स। पहला है वननेस ऑफ गॉड, है ना। एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद इज अल्लाह मैसेंजर, और मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं। दूसरा है नमाज। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा, है ना। तो 5 वक्त का नमाज अदा करना चाहिए। फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर, फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर जो है, दोपहर का नमाज, यह किसी जामी, ये जमा से बना, जामी मस्जिद में होना चाहिए। और दिन का नमाज आप कहीं भी अदा करें, बट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर यू हैव टू ऑफर इन ए मॉस्क्यू। मॉस्क्यू को कहा जामी मस्जिद, बड़ा हुआ तो जामा मस्जिद हुआ। यह कलेक्टिव प्रेयर, इकट्ठा है, और यह बहुत ही उपयोगी होता है इस्लाम में, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी। जब आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होते हैं, you are on the floor of the mosque. The first message is कि अल्लाह के दरबार में सब एक बराबर हैं। वह करोड़पति हो, अरबपति हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, एवरीबॉडी विल बी सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो एटलीस्ट उनमें एक बात है कि हर हफ्ते दे आर बीइंग रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि अल्लाह के दरबार में हर आदमी एक बराबर है। In all the countries. Yeah, it happens all over the world on Friday. Therefore, in many of the Islamic countries, you have Friday को छुट्टी रहती है, हॉलीडे, है ना, इस्लामिक कंट्रीज। तो पहला मैसेज हो गया, एवरी वीक यू आर गेटिंग द मैसेज। दूसरा, जब जामी मस्जिद है, एवरीबडी इज देयर,
तो एक गेट टुगेदर होता है, सोशल सामाजिक संबंधों का रिन्यूअल हो रहा है, दैट इज अ ग्रेट ऑब्जेक्टिव। पहले के जमाने में जब छोटे शहर होते थे तो शहर में एक जामी मस्जिद होता था, अब शहर बड़ा होने लगा तो एक से ज्यादा जामी मस्जिद हर जगह है। तो नमाज कहाँ अदा किया जाएगा, हर शहर में वो निर्धारित होता है किस एरिया का। तो इसीलिए जामी मस्जिद जमा मस्जिद का कंसेप्ट है, और अन प्रेयर आप एनीवेयर करिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो नमाज हुआ। तीसरा सिद्धांत है ज़कात, है ना। ज़कात का मतलब होता है चैरिटी, दान देना। कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को अपने कमाई का 2.5%, 1/40 शुड गो टू द चैरिटी। अपने कमाई का 2.5% उसे दान में देना चाहिए, है ना, ताकि जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनका काम चले। चौथा है रोजा। रोजा ये रमजान के महीने में होता है। उनका ये महीना है रमजान का महीना, है ना। रमजान का महीना का मतलब क्या हुआ, क्यों इस महीने में? मुसलमानों में रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना होता है। वो लोग मानते हैं कि इसी महीने में अल्लाह ने कुरान को रिवील किया मोहम्मद साहब को। देयरफॉर दिस इज द मोस्ट पायस मंथ इन इस्लाम। और फ्रॉम डान टू डस्क, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, दे गो ऑन फास्ट, वो उपवास करते हैं, है ना। और शाम में मुसलमान लोग प्रयास करते हैं कि इस रमजान के महीने में एटलीस्ट 1 टाइम कुरान सभी लोग सुन लें, है ना। एटलीस्ट एक बार कुरान सभी सुन लें। जो नहीं पढ़ सकते उनको मस्जिद में रमजान पढ़ा जाता है, दे शुड गो देयर एंड लिसन टू इट। और कितने तो लोग होते हैं एक दिन में पूरा कुरान किस तक पढ़ जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन देयर डिवोशन एंड लाइक दैट। तो रमजान का महीना इसीलिए सबसे पवित्र महीना है, और अंतिम दिन होता है ईद। Sir, after sunset they use sweet. तो इसी का जो अंतिम दिन है वो है ईद। ईद उल फितर एक खुशी का पर्व है, एक महीना पूरा हो। और इनका 5वां है हज। मतलब इन लोगों में है कि अगर आप सक्षम है तो एवरी मुस्लिम शुड विजिट एटलीस्ट वंस टू मक्का। उनको जीवन में एक बार मक्का जाना चाहिए। Birthplace of Muhammad. हाँ, तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, है ना। और इस्लाम में ब्रदरहुड है, सभी भाई भाई है। इसलिए भाईजान जो वर्ड है दैट इज इंडिकेटिव ऑफ ब्रदरहुड। आगे चलकर इस्लाम 2 भागों में बढ़ जाएगा, शिया और सुन्नी हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग वहां आते हैं। अब हम लोग आते हैं 632 से आगे। 632 से 661 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर इस्लाम। अब इसमें क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब मर गए तो ही डिड नॉट हैव एनविसेज्ड एनी पॉलिटिकल सिस्टम और लाइक दैट। तो स्पष्ट उस तरह से कोई गाइड उन्होंने नहीं किया था कि मेरे बाद सिस्टम कैसे चलेगा। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनके 12 मित्र थे जो उनके साथ रहे थे,
और उन लोगों ने आपस में बैठकर बहुत विचार विमर्श किया। कुरान में 2 आयतों को रेफरेंस लिया गया, कुरान की 2 आयतों को। पहला जो था कि ओबे गॉड, ओबे द प्रॉफिट, ओबे दोज हु आर इन ऑथोरिटी एमॉन्ग्स्ट यू। अल्लाह को मानो, प्रॉफिट को मानो, और उसी का अगला एक्सटेंशन था कि उसको मानो जो तुम में सत्ता में है, यानी जो सत्ता में आ गया। देखिए ये 2 बातें जो हैं, और यहां जो हम लोग पढ़ेंगे तो मुस्लिम शासकों के बारे में जो आम अवधारणाएं हैं वो समझ में आएगा आपको। क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो बहुत सारा सिद्धांत होता है वो समय के हिसाब से इवॉल्व करता है। हम लोगों के हिंदू सिस्टम में राजतंत्र की प्रथा को विकसित होने में 600 साल लगा, 600 साल लगा। इस्लाम में 31वें साल में सब एक्सपेरिमेंट हो गया, ओनली 31 ईयर्स। तो हम इनके यहाँ जो इवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट हुआ, दे डिड नॉट हैव एनफ टाइम। तो ये कह रहा है कि ओबे दोज हु आर इन ऑथोरिटी एमॉन्ग्स्ट यू, डोंट क्वेश्चन हाउ ही हैज कम इन ऑथोरिटी, इफ ही हैज कम इन ऑथोरिटी ओबे। जो सत्ता में आ गया उसकी बात को मानो, कैसे आया ये नहीं। दूसरा, डिसाइड योर मैटर्स बाय कंसल्टेशन, अपने बात विवादों का हल, समाधान विचार विमर्श के द्वारा निकालो। इसीलिए बहुत सारे जो हमारा संसद का टाइप का उस तरह का चीज उन लोगों में रहा है, ईरान में भी रहा है, फिर अफगानिस्तान वाले इलाके में भी रहा है। वो लोग साल में एक बार जरूर मिलते थे इन चीजों के लिए। अब ये जो बात हुआ इसमें जो सभी लोग बैठे, अब जरूर है कि हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ शासक कौन बनेगा, तो उस समय ताकत की बात थी, लड़ाई की भी बात थी, मक्का जगह था, मोहम्मद साहब कुरैश कबीला के थे, तो कुरैश कबीला वाज डोमिनेट इन द डेली, है ना। तो इसीलिए, और योग्यता भी था, इसीलिए अच्छा फिर अब विवाद हुआ कि मोहम्मद साहब के कोई बेटा नहीं थे, मोहम्मद साहब की बेटियां थी। तो इन लोगों में 2 वर्ग हो गया। एक ने कहा कि मोहम्मद साहब के जब बेटा नहीं है तो उनके दामाद अली शुड बी द सक्सेसर। कुछ लोगों ने कहा कि देयर इज नो रेफरेंस, देयर इज नो डायरेक्शन लाइक दैट, कि व्हाई शुड अली शुड बी द सक्सेसर। तो उन लोगों ने, अपने 12 मित्रों ने फैसला किया। तो पहला विवाद यही है कि हु वुड बी द सक्सेसर, है ना। कुछ लोगों का कहना था कि अली शुड बी द सक्सेसर, कुछ लोगों ने कहा कि नो देयर इज नथिंग डायरेक्शन लाइक दैट। वो लोग आपस में बैठे और उन लोगों ने अपने में से अबू बकर को 632 में चुना, यानी इलेक्ट किया। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। अबू बकर वाज इलेक्टेड, है ना, एज द खलीफा। पोस्ट का नाम रखा गया खलीफा। क्यों रखा गया, इसमें कई कारण है, धोता हम लोग नहीं पढ़ना। तो 632 से 634 रहे अबू बकर, ज्यादा दिन नहीं रहे। 632 से 634, तो ही वॉज इलेक्टेड। तो पहला प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। ये चुनाव का सिद्धांत हुआ, इसको
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। 12 लोगों ने चुना, इलेक्शन इट वाज नॉट मास इलेक्शन बट 12 लोगों ने चुना, तो अबू बकर हुए। अबू बकर के जमाने में इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ, तो उसमें फिर और सिद्धांत लागू करना उचित नहीं था, तो अबू बकर ने अपने जिंदा रहते ही उमर को नॉमिनेट किया, है ना। उमर वाज नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट खलीफा बाय अबू बकर, और वो 634 से 644 तक रहे, है ना। तो दूसरा सिद्धांत लागू हो गया, प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन। है ना। तो एक हुआ इलेक्शन, ये दूसरा हुआ नॉमिनेशन। उमर के जमाने में इस्लाम का फिर विस्तार बहुत तेजी से हुआ, बहुत बड़े इलाके में हुआ, लेकिन उमर वाज किल्ड बाय अ स्लेव। उमर की हत्या अबू लुलुआ नामक एक ईरानी स्लेव ने, ईरानी दास ने इनकी हत्या कर दी। तो ये तो हत्या हो गया, तो ये अचानक घटना घट गई हत्या की। अब इनके 6 मित्र और बचे थे मोहम्मद साहब के, इस्मान, अली, अब्दुल रहमान पुत्र ऑफ सात पुत्र वगैरह। तो इन लोगों ने अब सिलेक्शन किया अपने में से, है ना, और सिलेक्ट किया उस्मान को। उस्मान जो है 644 से ये रहे आपको 656 तक, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ तीसरा सिलेक्शन। तो इनका चयन हुआ, हालांकि इनका पीरियड बहुत ही मार काट का रहा और बहुत ही हिंसा हुई इस जमाने में, और विद्रोहियों के द्वारा इनकी भी हत्या हो गई। He was also killed, ठीक ना। उस्मान हुए। अब मोहम्मद साहब के मित्र मंडली में से कोई बचा नहीं। Then the matter came naturally on Ali. तो अली जो है दामाद भी हैं और सुन्नी ट्रेडिशन में चौथे खलीफा है ना, और शिया ट्रेडिशन में पहले हैं। ये है 656 से 661। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। चौथा सिद्धांत लागू हो गया, वंशानुगत सिद्धांत लागू हो गया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी लागू हुआ। अली जो है खलीफा का पद जब मिला तो उन्होंने कूफा को राजधानी बनाया। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट शहर है इन लोगों का वो है कूफा। He made Kufa his capital. कूफा को उन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक थे मुआविया,
रिश्तेदार ही थे। मुआविया ये सीरिया के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। खलीफा उमर ने इनको सीरिया का राज्यपाल बनाया था, है ना। और सीरिया के राज्यपाल होने के बाद उनका पॉलिटिकल राइज बहुत ज्यादा हुआ, तो उन्होंने अली के समय विरोध किया कि अली क्यों, हम क्यों नहीं। लेकिन उसी तरह थोड़ थम लगा कि ना भाई, अली ही दामाद है, वो साला या कुछ ऐसा थे मोहम्मद साहब के, कुछ उसी टाइप का रिश्ता था। लेकिन जब मोहम्मद ये अली मरे 661 में, तो कूफा के लोगों ने इनके पुत्र हसन को खलीफा बनाया, है ना। मुआविया ने कहा कि अब नहीं, है ना। और मुआविया का जो पुत्र था, उसने यहां पर हिंसा का मतलब एक तरह से चेतावनी दिया कि अगर आप हसन को कि अगर आप कूफा छोड़कर नहीं जाते हैं या अगर आप खलीफा का पद नहीं छोड़ते हैं तो देयर वुड बी लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस। हसन ने यजीद था इसका बेटा, यजीद के फेवर में कूफा छोड़ दिया एंड हसन मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। आगे चल के कूफा के लोगों ने दे अगेन इनवाइटेड द फैमिली ऑफ मोहम्मद साहब, हसन हुसैन दो भाई थे। इन कोर्स ऑफ मूविंग टुवर्ड्स कूफा दे स्टेड इन करबला, करबला के मैदान में रुके, है ना। एंड थिंग्स डिड नॉट गो इन द राइट वे and he was killed with the whole family in the battle of Karbala। तो करबला के मैदान में मोहम्मद साहब की पूरी फैमिली को यजीद के समर्थकों ने मार दिया। इस दुर्घटना के याद में ही मुस्लिम लोग मुहर्रम मनाते हैं, अभी तुरंत हुआ है ना। ये मुहर्रम मनाया जाता है, ये शोक का पर्व है, जहां ईद खुशी का पर्व है, मुहर्रम दुख का पर्व है ना। इनके हसन हुसैन के या मोहम्मद साहब के फैमिली के मारे जाने के शोक में इसे मनाया जाता है ना। तो यजीद ने अगर सत्ता ली तो यहां पर पांचवा सिद्धांत हुआ प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी, हम जबरदस्ती छीन लिए, है ना। अब आप बताइए कि 5 सिद्धांत 5 लोगों पर लागू हो गए। कोई भी कभी भी कुछ बनेगा, चाहे जैसे बने, बोले कि हम उनके सिद्धांत पर हैं, कोई कहेगा कि हम उनके सिद्धांत पर हैं, कोई कहेगा कि हम उनके सिद्धांत पर हैं। इसीलिए जब हम अपने सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राजाओं के सक्सेशन को इवेल्युएट करते हैं तो हम अपने दृष्टि से देख रहे होते हैं। हिंदू सिस्टम में, ब्राह्मणिकल सिस्टम में बड़ा बेटा ही राजा होगा और राजा का बेटा ही राजा होगा। दिस प्रिंसिपल वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और जब भी कोई छोटा बेटा राजा हुआ तो हल्ला हंगामा क्रिटिसाइज हुआ हमेशा हिस्ट्री में। अशोक महान हुआ जरूर, लेकिन लोग कह देते कि अपने बड़े भाई को मारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त को मारा। तो इस तरह की बातें लांछन लगा दी जाती हैं कि अगर आप बड़े बेटे के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, राजा के अलावा कोई दूसरा आदमी हड़प लिया तो बोला जाए हड़प लिया, ही असर पर उसने हड़प लिया। लेकिन इस्लाम में इस तरह के सिद्धांतों को स्थापित करने का कोई मौका नहीं मिला, इसीलिए वो इस सिद्धांत को मानते हैं कि अवे दोज हु आर इन अथॉरिटी अमॉन्ग्स्ट यू,
इसलिए जो सत्ता में आ गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम कहते हैं औरंगजेब सत्ता में आ गए, तो ही दे आर फॉलोइंग देयर प्रिंसिपल। आप अपने सिद्धांत को मानते हो, अपने सिद्धांत को मानना, वहां सिद्धांत ही नहीं है। जो सत्ता ले लिया वो सत्तासीन हुआ और कहते हैं कि सब उसकी बात को मानो। इसीलिए इस्लाम में देखा गया कि अगर कोई छोटा ही भाई सत्ता में आ गया तो अगर अन्य भाइयों को मार देता है तो यह अनवेलकम स्टेप नहीं है। लोगों को लगता है कि मार दिया तो शांति व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जब तक जिंदा रहेगा अगला डिस्टर्ब करते रहेगा सत्ता पर कब्जा करने के लिए। तो दिस प्रिंसिपल वाज देयर। तो हम अपने सिद्धांतों से उनका तुलना नहीं कर सकते। उनका अपना सिद्धांत है, आपका अपना सिद्धांत है। अब देख रहे हैं कि इतने 31 वर्षों में 5 सिद्धांत लागू हो गए, है ना। तो इसीलिए ये स्पष्ट होना होता है कि चूंकि आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं, तो आप जो मने बोल देते हैं। तो आप अपने दृष्टिकोण से दूसरे का मूल्यांकन कैसे करें? ना आपका धार्मिक तौर तरीका वो मानते हैं, ना आपका रिचुअल्स मानते हैं। उनका अपना है और आपका अपना है। इसीलिए उनको उनकी तरह से एनालाइज कीजिए हिस्ट्री में कि मार दिया औरंगजेब, ये हुआ, औरंगजेब वो हुआ। अरे आप सुधारिए। वो तो अपने इस सिद्धांत में अब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मान के प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी बोला कि हम धर्म राजनीति कुछ ना, हमारे तलवार हमारे हाथ में, जोर में ताकत है, हम सुल्तान हुए, है ना। तो हमेशा ऐसा ही हुआ। इसलिए इस्लाम का एक बेसिक प्रिंसिपल है ना। और शिया सुन्नी जहां तक सवाल है, एक पहला अंतर यही है कि जिन लोगों ने अली को पहला खलीफा माना वो शिया है, जिन लोगों ने अबू बकर को पहला खलीफा माना वो सुन्नी है ना। दूसरा जो विवाद होता है इन लोगों में वो है सुन्नत के कुरान की आयतों की व्याख्या पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, और हदीस के सर्टेन प्रश्नों पर, सवाल पर, उसमें विवाद होता है। और वही मैंने कहा कि उत्तराधिकार के सिद्धांत पर। विश्व में शियाओं की संख्या बहुत कम है। ईरान इज द ओनली शिया मेजोरिटी कंट्री। ईरान विश्व का एकमात्र शिया बहुमत का राज्य है, देश है। ईरान नहीं, इराक में। और हम लोगों के देश में भी सुन्नी ही ज्यादा है, या वर्ल्ड वाइड शिया कम है, सुन्नी ज्यादा है। इसीलिए जब ईरान के राजा से हुमायूं ने सहायता लिया तो ईरान के राजा ने कहा था कि अपने यहाँ शिया लोगों को संरक्षण देना, क्योंकि दे आर अमंग द मुस्लिम दे आर इन माइनॉरिटी, है ना। और उनका भी ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। 4 तरह का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हनीफी, मलकाइट, सफाइट और हनबलाइट, है ना। तो चारों आधार पर कानूनों का व्याख्या भी अलग अलग होता है। उन लोगों में भी उतने डिफरेंसेज, आगे चलकर बहुत सारे डिफरेंसेज हुए। कुछ लोग मुतजिला कहलाए, जो लॉजिकल लोग कह रहे थे। तो शिया सुन्नी के अलावे भी इस्माइली हैं, इस्ना असहर है, फिर मुतजिला है, और आगे चलकर इसी से सूफी लोग निकले, है ना। तो सूफियों का भी एक अपना है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेन चीज बताने का, जो इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल, अब हर धर्म में बाएं दाएं होते रहता है ना। तो जो आगे चलकर इंटरप्रिटेशन होगा, तो जिस तरह से हम लोग, कोई आदमी मर्डर करता है तो कोर्ट में कहता है ना कि हम मर्डर हुजूर जानबूझ के ना कि ऐसे किए, ये कारण था। नोबडी एक्सेप्ट्स कि हाँ, कोई सब गांधी जी तो नहीं जाके बोला कि हाँ ये अपराध के बोले का सजा दीजिएगा, है ना। इट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग। तो वो डिफरेंसेस स्वाभाविक है किसी भी सिस्टम में, किसी भी धर्म में, कहीं पर भी समय के अंतराल के बाद। क्योंकि जब यहाँ पर भी सैयद अहमद खान साहब ने कुरान को फिर उस पर कमेंट्री लिखा, है ना, चाहा कि हम लोग कुरान के मूल धर्म के अनुसार काम करें,
तो जब प्रसार हो जाता है ज़्यादा तो नियंत्रण थोड़ा कमजोर हो जाता है ना। तो इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल को इन्हीं सिद्धांतों के साथ इस्लाम आएगा। इस्लाम जिस एरिया में था दैट इज अ एरिया ऑफ डेफिशिएंट इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था कमजोर है वहाँ, शुरू में भी यही था। अब तेल मिल जाने से अर्थव्यवस्था भले बदलाव हुआ है, लेकिन जब तक तेल नहीं मिला था दैट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो वो लोग व्यापार में यूरोपियंस के सहयोगी हुआ करते थे। मोहम्मद साहब का परिवार भी कारवान ट्रेडर्स था। मक्का मदीना दोनों कॉस्मोपॉलिटन शहर था, जहां बाहर से लोग आकर सामान की अदला बदली करते थे और ये लोग उनको व्यापार में अरब सागर में हो या मक्का से फिर और जगह पर लाने ले जाने में हेल्प करते थे और व्यापारियों को फाइनेंस करते थे और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे, उसके लिए टैक्स लेते थे। तो उन्हीं चीज़ों में ये लोग रहे और जब पॉलिटिकली मजबूत हो गए तो उसी समय यूरोप में ग्रैंड रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, तो पॉलिटिकली यूरोप कमज़ोर हुआ और उसी समय इस्लाम का राइज हुआ। और ट्रेड के सारे ट्रिक्स वो जानते थे। दे कैप्चर्ड द ट्रेड, दे कैप्चर्ड द अरब, उसी अरब सागर को कैप्चर कर लिया और बाद में फिर अरब सागर से होकर उनके परमिशन के सिवा कोई नहीं जा सकता था जब तक कि पुर्तगालियों ने फिर इतिहास को दोहराया नहीं, है ना। तो इस्लाम के राइज से लेकर 1500 तक अरब सागर इस एरिया का पूरा ट्रेड इट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, ठीक है ना। इतना चीज आप लोग याद रखिए।